हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे परंतु महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जो परिस्थिति से संबंधित चैप्टर्स हैं उसके जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन हैं उसको मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आप देखें, सबसे पहले है परिस्थिति प्रतीक। परिस्थिति को प्रतीक के रूप में किसने माना है? मार्टिन डेल ने माना है। मार्टिन डेल ने परिस्थिति प्रतीक माना है। ध्रुवीय परिस्थितियाँ और संबंध और युग्मित परिस्थितियाँ वीरस्ट्रीट की हैं। मुख्य परिस्थिति और मुख्य भूमिका E.T. हिलर की है। फिर प्रधान परिस्थिति एडवर्ड ह्यूजेस की है। प्रधान परिस्थिति एडवर्ड ह्यूजेस की है। परिस्थिति असंगतता लेंस्की की है। परिस्थिति असंगतता, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे दूं कि जैसे कि मान लीजिए कोई BA MA कंप्लीट किया हुआ है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही हो, बेरोजगार है। ऐसी स्थिति में उसे ठेले लगाने पड़ रहे हैं या कोई ऐसा कार्य करना पड़ रहा है जो उसकी स्थिति के हिसाब से असंगत है। इसी को लेंस्की ने परिस्थिति असंगत कहा है। प्रधान परिस्थिति एडवर्ड ह्यूज ने प्रधान परिस्थिति कहा है। जैसे प्रतिनिधि परिस्थिति आप देखे होंगे, मुख्य परिस्थिति जिसे कहते हैं, जिसे कि E.T. हिलर ने मुख्य परिस्थिति कहा है, मुख्य भूमिका भी कहा है। तो प्रधान परिस्थिति जो मुख्य होती है वो प्रधान परिस्थिति होती है। प्रधान परिस्थिति का एग्जाम्पल मैं दे दूँ, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनकी प्रधानता, या आप राष्ट्रपति मुर्मू जी को ले लीजिए, उनकी परिस्थिति की एक प्रधानता है, तो वही प्रधान परिस्थिति है। परिस्थिति संघर्ष आप जानते हैं राल्फ लिंटन ने लिखा है। परिस्थिति संघर्ष राल्फ लिंटन की है। फिर परिस्थिति तनाव पार्सन्स की है। तनाव की स्थिति में जब परिस्थिति होती है तब हम उसे परिस्थिति तनाव कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे जज का बेटा से आप उम्मीद कर सकेंगे कि वो एक अच्छा न्यायपूर्ण होगा, लेकिन अगर वो अपराधी बन जाता है और जज के सामने आता है तो जज को ये निर्णय लेने में बहुत कठिनाई होती है कि वो अपने बेटे को सज़ा दे या ना दे, एक अपराधी की तरह। उसके कर्तव्य और परिस्थिति में एक तरह की वो तनाव आ जाता है, तो इसी के कहते हैं परिस्थिति तनाव। पार्सन्स ने दिया है परिस्थिति में संघर्ष। जब परिस्थिति में संघर्ष उत्पन्न होने लगता है तब परिस्थिति संघर्ष। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए कि माँ की भूमिका जो होती है, माँ एक परिस्थिति होती है। जब परिस्थिति को पिता और बेटे में दोनों का चॉइस करना पड़ता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे संघर्ष करना पड़ता है। वो पिता के साथ जाए, यानी अपने पति के साथ दे, या अपने बेटे की साथ दे। तो इस तरह से ये परिस्थिति संघर्ष की उत्पन्न हो जाती है। अब आप देखते हैं परिस्थिति क्रिस्टलीकरण लेंस्की ने दिया है। आप देखें परिस्थिति असंगतता लेंस्की ने दिया है। परिस्थिति संघर्ष राल्फ लिंटन ने दिया है। परिस्थिति तनाव पार्सन्स ने दिया है। परिस्थिति क्रिस्टलीकरण लेंस्की ने दिया है। परिस्थिति कुंठा कोहन, का से कुंठा और कोहन, कुंठा हो जाती है हमारी परिस्थिति में कभी कभी। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई नई नवेली बहू आती है, उस पर अधिक जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। जिम्मेदारियाँ होने के बाद भी उसको ज़बरदस्ती वो कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ उसको निभानी पड़ती हैं। कभी कभी वो अपनी परिस्थिति और इस तरह की भूमिकाओं से बहुत ऊब जाती है, उसको कुंठा उत्पन्न हो जाती है कि मतलब मन करता है कि वो ये परिस्थिति ही छोड़ दे। तो ऐसी परिस्थिति में जो कुंठा जो उत्पन्न हो जाती है उसे ये परिस्थिति कुंठा कहते हैं। फिर बहुल परिस्थिति का उदाहरण राल्फ लिंटन ने दिया। आप देखें राल्फ लिंटन ने परिस्थिति और भूमिका का भी उदाहरण दिया है, परिस्थिति संघर्ष का भी उदाहरण दिया है और बहुल परिस्थिति का उदाहरण दिया है। कभी कभी बहुल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में बहुत ही कठिनाई होती है। बहुल परिस्थिति की स्थिति, जैसे कि हम माँ भी हैं, किसी की बेटी भी है, किसी की पत्नी भी है, ये हमारी परिस्थिति है, ना कि भूमिका। इसी तरह परिस्थिति प्रतिमान, कुछ परिस्थिति प्रतिमान ऐसे होते हैं जो कि परिस्थिति का एक सैंपल परिस्थिति प्रतिमान होते हैं। तो इसी तरह प्रदत्त परिस्थिति प्रतिमान, इसको भी मर्टन ने कहा है। और परिस्थिति प्रतिमान या परिस्थिति प्रतिमान और प्रदत्त परिस्थिति प्रतिमान, फिर अर्जित परिस्थिति प्रतिमान, ये मर्टन ही ने दिया है। कुछ परिस्थितियाँ अर्जित होती हैं और कुछ परिस्थितियाँ प्रदत्त होती हैं। अर्जित परिस्थितियों में जैसे कि अगर हम पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MLA कुछ भी बन जाते हैं, वो हमारी अर्जित परिस्थिति है।
उसका एक प्रतिमान निर्धारित हो जाता है कि हम अगर डॉक्टर बन गए तो हमको ऐसे ऐसे करना है। तो ये परिस्थिति प्रतिमान मार्टर ने दिया है। देखिए, सबसे पहले परिस्थिति प्रतिमान मार्टर ने दिया है। प्रदत्त परिस्थिति प्रतिमान मार्टर ने दिया, अर्जित परिस्थिति प्रतिमान मार्टर ने दिया है, परिस्थिति क्रम मार्टर ने दिया है। एक के बाद एक परिस्थिति का क्रम लगा होता है, तो परिस्थिति क्रम मार्टर ने दिया है। फिर परिस्थिति प्रतिष्ठा वार्नर ने दिया है। परिस्थिति प्रतिष्ठा वार्नर का है। परिस्थिति प्रतिष्ठा वार्नर का है। वार्नर ने इसमें प्रतिष्ठा की बात की है, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें प्रतिष्ठा मिलती है। जैसे जज अगर हम बन जाते हैं तो हमें प्रतिष्ठा मिलती है। अगर जज का पिता हुआ तो उसको इतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती है जितना कि एक जज को मिलती है। तो यही होती है परिस्थिति प्रतिष्ठा वार्नर की बात है। परिस्थिति अस्थिरता मेटा स्पेंसर। कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जो अस्थिर होती हैं, तो उसे परिस्थिति अस्थिरता कहते हैं। फिर परिस्थिति संक्रमण जीवन पथ के संस्कार वान गेनप ने दिया है। परिस्थिति विपर्य राल्फ लिंटन का है। अब देखें कष्टदायी परिस्थितियाँ। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो कष्टदायी होती हैं, कष्ट मिलता है उन परिस्थितियों में। उदाहरण के तौर पर आप उदाहरण ले लीजिए, बहुत सटीक उदाहरण। जैसे मान लीजिए कि कोई भी उच्च पद प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, जैसे मान लीजिए जज हुआ, वकील हुआ, कोई भी अच्छे पद पर हुआ, वो अच्छा, उसको अर्जित परिस्थिति तो अच्छी मिली है, लेकिन उसको परिस्थिति कैसी मिली हुई है, वो अनुसूचित जाति में पैदा हुआ है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में है। तो उसको क्या होता है, वो कितना भी अच्छे पद में हो जाए लेकिन उसको सम्मान समाज में अनुसूचित जाति कह के दिया जाता है। तो ये जो परिस्थितियाँ होती हैं, ये परिस्थिति क्या होती हैं, कष्टदायी परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे अम्बेडकर जी थे, अम्बेडकर जी कितने महान थे, उनको 18 भाषाओं का ज्ञान था, उन्होंने कितने समाज की सेवा की, कितने लोगों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के लिए उन्होंने लड़ाई की, अनेक तरह के धर्मों का विरोध, हिंदू धर्म का उन्होंने विरोध किया, छुआछूत और ब्राह्मणवाद का अंत करने के लिए उन्होंने विरोध किया, अस्पृश्यता को अंत करने के लिए उन्होंने किया। तो इस तरह से उनकी जो परिस्थिति थी, वो उन्होंने कहा अंत में कि यदि मैं हिंदू धर्म में जन्म तो हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू बनकर। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कष्टदायी परिस्थितियाँ होती हैं बहुत घातक होती हैं। मनुष्य रहना नहीं चाहता है इस परिस्थिति में, लेकिन फिर भी उसको मजबूरी में रहना पड़ता है, क्योंकि जाति प्रथा ऐसी चीज़ है, जिस जाति में आप जन्म लेते हैं, जाति प्रथा को आप बदल नहीं सकते। जिस जाति में आप जन्म लेते हैं उस जाति को नहीं आप बदल सकते, ना ही अपनी सदस्यता को बदल सकते। तो इस तरह से कष्टदायी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिसको वीरस्टीड ने कहा है कष्टदायी परिस्थिति। स्थिति असंगतता, गेरहाल्ड नेंस्की ने कहा है परिस्थिति में असंगतता जब उत्पन्न होती है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया उसी का उदाहरण उसी का है, मतलब दोबारा रिपीट हो गया है। परिस्थिति असंगतता जब उत्पन्न हो जाती है, जब हम जब MA BA कंप्लीट करने के बाद या फिर हम BA BTech कंप्लीट करने के बाद में शोषण का शिकार होते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, और उसको छोड़कर जब हम किसी दुकान खोल लेते हैं, कपड़े की दुकान खोल लेते हैं, तो ये हमारी स्थिति क्या होती है, परिस्थिति असंगतता की स्थिति होती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे ही रिलेशन में एक लड़का है, उन्होंने BA BTech किया है। BTech करने के बाद में उन्होंने नौकरी ज्वाइन की। नौकरी ज्वाइन करने के बाद में उन्हें इतना परेशान किया गया कि वो अपनी नौकरी को छोड़कर आज वो लखनऊ के आलमबाग चौराहे पर उनका अपना निजी घर है, वहाँ पर उन्होंने अपनी दुकान खोल ली है, बड़ी सी शॉप खोल ली है, दुकान खोल ली है। तो ये उनकी स्थिति क्या हो जाती है, परिस्थिति असंगतता की स्थिति होती है। तो अब आगे देखें अगला, प्रतिबिंब भूमिका ग्रहण। प्रतिबिंब भूमिका ग्रहण कूले का दिया हुआ है। इसमें उन्होंने बताया भूमिका ग्रहण कूले का, यहाँ पर कूले नहीं होना चाहिए, यहाँ मीड होना चाहिए, भूमिका ग्रहण मीड का। आप इसको सही कर लीजिएगा।
भूमिका ग्रहण, प्रतिबिंबित भूमिका ग्रहण मीड का है। मीड ने क्या कहा है कि जिस तरह से छोटे बच्चे होते हैं वो खेल खेल में क्या करते हैं, टीचर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं या माता पिता बनते हैं, उनकी तरह एक्टिंग करते हैं, पापा की तरह डांटना, मम्मी की तरह चलना या मम्मी की तरह डांट खाना है, या टीचर बन के अपने छोटे से अपने खेल वाले बच्चों के साथ में अपने सहपाठियों को डांटना। तो इस तरह से जो भूमिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, प्रतिबिंबित भूमिका होती है। उसी भूमिका का प्रतिबिंब इस भूमिका में वो लोग उसको ग्रहण करके उसको खेलते हैं, गेम खेलते रहते हैं। तो इसे कहते हैं प्रतिबिंबित भूमिका। भूमिका संघर्ष निदान, भूमिका जो संघर्ष भूमिका में होती है उसका निदान ग्रोश ने दिया है। भूमिका संघर्ष निदान, इस सामाजिक व्यवस्था में परिस्थिति समुच्चय या भूमिका समुच्चय, ऐसा पार्सन्स ने दिया है। सामाजिक व्यवस्था में परिस्थिति समुच्चय और भूमिका समुच्चय पार्सन्स का है। बुनियादी, सामान्य और स्वतंत्र, बेंटेन ने कहा है। बुनियादी भूमिका होती है, सामान्य भूमिका होती है और स्वतंत्र होती है। कुछ भूमिकाएं स्वतंत्र होती हैं, जैसे कि आप देखें जब बच्चा पैदा होता है, जब बड़ा होता है, बाल्यावस्था में होता है, उसकी जितनी भी भूमिकाएं होती हैं वो स्वतंत्र होता है, किसी के बाध्यता में वो काम नहीं करता है, उसको जो करना है करना है। अगर उसको भूख लगी, रोना स्टार्ट कर दिया, तो इस तरह से वो स्वतंत्र होता है। उसकी भूमिका जो सामान्य होती है। अब बुनियादी भूमिका होती है क्या, जैसे हम लोग माता पिता हैं तो हमारी बुनियादी भूमिका क्या है, हम लोगों को अपने बच्चों का पालन पोषण करना ही है, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना है। तो ये सब हमारी बुनियादी भूमिकाएं हो गई। सामान्य भूमिका जो जो सामान्य आमतौर पे लोग करते हैं, सामान्य भूमिका हो गई हैं। सामान्य भूमिका में जैसे कि परिस्थिति लीजिए या भूमिका लीजिए, तो सामान्य हो गई हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करना है, मंजन करना है, पेपर पढ़ना है या चाय पीना खाना, तो इस तरह की जो भूमिकाएं हम करने लगते हैं या परिस्थिति में आ जाते हैं तो इस परिस्थिति सामान्य हो जाती है। और स्वतंत्र होती है, जैसे छोटा बच्चा है स्वतंत्र भूमिका कर रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से भूमिका और परिस्थिति से संबंधित मैं वीडियो आप लोग अगर मेरे चैनल पर आकर कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए, तो मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए, परिस्थिति प्रतीक मार्टिनडेल, आप फिर से रिपीट कर लीजिए। ध्रुवीय या परिस्थिति संबंध या युग्मित परिस्थिति, विरिस्ट्रीट ने कहा है। युग्मित परिस्थिति जोड़े की परिस्थिति, जैसे माता और पिता, गुरु और शिष्य, भाई और बहन, भाई भाई, बहन बहन। तो इस तरह की जो युग्मित परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे दुकानदार ग्राहक, इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, यही युग्मित परिस्थितियाँ होती हैं। मुख्य परिस्थिति, मुख्य भूमिका ईटी हिलर की है। प्रधान परिस्थिति ह्यूज की है। प्रधान परिस्थिति ह्यूज की। परिस्थिति असंगतता लेंस्की की है। परिस्थिति संघर्ष राल्फिंगटन की है। तनाव पार्सन्स की है। क्रिस्टीकरण लेंस्की की है। क्रिस्टलीकरण लेंस्की की है। कुंठा कोहन की है। बहुल परिस्थिति राल्फिंगटन। परिस्थिति प्रतिमान मर्टन। प्रदत्त परिस्थिति प्रतिमान मर्टन। अर्जित परिस्थिति प्रतिमान मर्टन। परिस्थिति क्रम भी मर्टन का है। परिस्थिति प्रतिष्ठा वार्नर का। परिस्थिति अस्थिरता मेटा स्पेंसर का है। इसी तरह से आप देखें कि परिस्थिति संक्रमण, जीवन पथ के संस्कार, वान गेनप है। देखिए, इसमें वान गेनप ने क्या कहा है कि जिस तरह से सभी लोगों ने कहा है कि धर्म के आधार पे जो हम धर्म जादू का जो एक कॉन्सेप्ट है, आप समाजशास्त्र में पढ़े होंगे, धर्म जादू विज्ञान का कॉन्सेप्ट, उसमें फ्रेजर है, मेन्स्की है, मार्शल मॉस है, लेवी स्ट्रॉस भी हैं, होम्स, पीटर ब्ला है, एमर्सन है। तो इन लोगों ने क्या बताया है कि धर्म और जादू को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने पहले कहा है जादू आया, किसी ने कहा है कि धर्म आया। तो इस तरह से जादू धर्म के बीच में ही उनका जीवन, उनका जो कॉन्सेप्ट था, जो उनकी थ्योरी थी, वो सिमट के रह गई। लेकिन वॉन गेनप ने क्या कहा है कि उन्होंने संस्कारों की बात की है। उन्होंने कहा है कि जीवन पथ के जो हमारे संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। 3 प्रकार के उन्होंने संक्रमण की बात की है। उन्होंने जीवन पथ के संस्कार में संक्रमण की बात की है, और संक्रमण, सम्मिलन और इसी तरह से जो संस्कार के 3 चरण होते हैं उसकी वान गेनप ने बात की है।
हाँ देखिए, आइए मैं बता रही हूँ जिस तरह से टायलर और फ्रेज़र ने जैसे कई लोग इन अवसरों पर किए गए जाने वाले कर्मकांडों के सही अर्थों को जानने में असमर्थ रहे हैं। तो वान गैनेप ने बताया है कि जीवन पथ के संस्कार आपस में जुड़ी हुई 3 अवस्थाओं का इंगित करती हैं। जैसे नंबर 1 पृथक्करण है, संक्रमण है और तीसरा है सम्मिलन। सबसे पहले पृथक्करण होता है, उसमें संक्रमण होता है, फिर सम्मिलन होता है। ये उन्होंने जीवन पथ के संस्कार में 3 कारण बताए: पृथक्करण, सम्मिलन, संक्रमण और सम्मिलन। तो संस्कारों द्वारा जनित ये परिवर्तन व्यक्ति समूह के जीवन में एक अवस्था और अवश्य उत्पन्न करते हैं। संक्रमण के संस्कारों के द्वारा पुनः सामाजिक संतुलन पैदा करके उनके नुकसानदायक प्रभावों को दूर किया जाता है। इनको 2 रूपों में मोटे तौर पे समझ सकते हैं, जैसे अवैयक्तिक गतिक और अद्वैतवादी धर्म। दूसरा है वैयक्तिक जीववादी और द्वैतवादी धर्म। बाद में द्वैतवादी धर्मों को 4 भागों में उन्होंने बांटा है। वान गैनेप ने उन्होंने 2 मोटे तौर पे बांटा है। द्वैतवादी धर्मों को 4 भागों में बांटा है: टोटमवाद, प्रेतात्मावाद, बहुपिशाचवाद और आस्तिकवाद। आस्तिक मतलब जो भगवान को मानता है, बहुपिशाचवाद जो पिशाच को ज़्यादा मानते हैं, भूत प्रेत में जो विश्वास ज़्यादा करते हैं। और इसी तरह प्रेतात्मावाद, सब लोग विश्वास करते हैं हाँ प्रेत आत्मा होती है संसार में। फिर टोटमवाद, टोटम टैबू आप जानते ही हैं। टोटमवाद, टोटम की अवधारणा सबसे पहले अरुणटन जनजाति का अध्ययन करके दुर्खीम ने दिया है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा है, वान गैनेप ने धर्म के व्यवहारिक पक्ष जैसे जादुई धार्मिक तकनीकों को 3 रूपों में विभाजित उन्होंने किया है। एक सहानुभूति मूलक संक्रामक जिसे कहा है, दूसरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है और तीसरा है सकारात्मक नकारात्मक। नंबर 1 है क्या, धार्मिक व्यवहारों को उन्होंने व्यवहारिक पक्ष को उन्होंने 3 भागों में बांटा: सहानुभूति मूलक संस्कार और दूसरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सकारात्मक संस्कार। तो इस तरह से वान गैनेप ने धार्मिक विधि विधान का उन्होंने छाप उनकी अवधारणाओं में देखने को मिलता है। विक्टर टर्नर और मैरी डगलस जैसे लेखक विद्वानों ने अपनी पुस्तक में गैनेप के कृतियों के नए सिरे के प्रकाशन डालते हुए धार्मिक विधि विधानों की शक्ति और खतरे की ओर ध्यान पर आकर्षित उन्होंने किया है। मानव शास्त्र के पिता कहे जाने वाले जेम्स वेजर की प्रख्यात पुस्तक जो है गोल्डन बो के प्रकाशन के समय भी वान गैनेप की पुस्तक द राइट्स ऑफ पैसेज के प्रकाशन के कारण गैनेप इस कृति को लगभग अनदेखा कर दिया गया है। गैनेप की मतलब जब उन्होंने गोल्डन बो फ्रेज़र ने अपनी बुक गोल्डन बो उन्होंने दिया था, तो उस समय वान गैनेप की बुक आई थी द राइट्स ऑफ पैसेज। इसको लोगों ने अनदेखा किया और उनकी ख्याति ज़्यादा नहीं हो पाई। तो इस तरह से गोल्डन बो पे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए गोल्डन बो से, और उससे प्रभावित होकर बहुत लोग, जैसे कि आप देखें मेलानोव्स्की पहले अर्थशास्त्री थे और उन्होंने तकनीकी और अर्थशास्त्र में विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन जब उन्होंने गोल्डन बो पढ़ा, जेम्स फ्रेज़र की बुक गोल्डन बो पढ़ा, ठीक है, तो गोल्डन बो पढ़ने के बाद वो इतनी ज़्यादा प्रभावित हुए कि वो मेलानोव्स्की ने ट्रोबियाडा द्वीप समूह का अध्ययन करने के लिए ठान लिया और वो समाजशास्त्र में आ गए और समाजशास्त्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ समाजशास्त्र में उन्होंने योग दिया। जैसे आप जानते होंगे मेलानोव्स्की ने आवश्यकता के सिद्धांतों का योग दिया, जादू और धर्म के बारे में उन्होंने बताया है, और ट्रोबियाडा द्वीप समूह के बीच में जितने भी लेन देन या विनिमय का सिद्धांत था उन्होंने 6 प्रकार के विनिमय भी बताए हैं। तो इस तरह से मेलानोव्स्की गोल्डन बो से इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गए कि वो समाजशास्त्र को ही अपना जीवन धारा बनाकर अपनी अवधारणाओं को उन्होंने समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र में अपनी ये जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है उन्होंने रखा, जबकि वो अर्थशास्त्री हैं मेलानोव्स्की। आप पढ़ लीजिए उनकी जीवनी, उसमें आप देखिए उन्होंने इकोनॉमिक्स की बात की है और वो अर्थशास्त्री भी थे। तो इस तरह से आपने देखा कि इतने महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आज तक शायद ही कोई लाया हो आपके छोटी सी वीडियो में। इस तरह से आप अगर मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को देखने के बाद कमेंट करेंगे, तो मैं अवश्य ही आप लोगों के लिए इस तरह की क्वांटिटेटिव वीडियो अवश्य लाऊंगी।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।